नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम MPPSC प्री के लिए टेस्ट सीरीज नंबर 5 लगाने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन और होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप सारी वीडियो एक साथ देख पाओगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज और पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपको, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख देखने को मिलता है? अनुच्छेद 33 से 46 के बीच, अनुच्छेद 34 से 48 के बीच, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच, और बात की जाए अनुच्छेद 37 से 52 के बीच। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो जिसे हम डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं अंग्रेजी में, तो यह आपको देखने को मिलता है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। 36 से लेकर 51 तक जो है वो यह अनुच्छेद के अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है। वहीं हम बात करें तो जैसे कि आपको फंडामेंटल जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वो 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं आपको। ठीक है, 36 35 तक, और फिर 36 के बाद 51 तक आपको राज्य के नीति निर्देशक तक देखने को मिलते हैं। और 51A में जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज है जो कहाँ से ली गई हैं, USSR से, रशिया से ली गई हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप एक बार अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी का प्लस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। फ्री क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिमिटेड सिलेबस कराया जाएगा, मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, PDF नोट्स और डाउट सेशन यहाँ पर आपको लिमिटेड रहेगा। लेकिन अगर आप प्लस कोर्स खरीदते हो, मध्य प्रदेश की PSC प्रेडिजम, मैथ्स, MPSI, MP पुलिस, MP फॉरेस्ट और मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के लिए यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। मॉक टेस्ट आपको अनलिमिटेड रहेंगे, यहाँ पर PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट क्लियर सेशन होंगे आपके, मॉक टेस्ट और MP के जहाँ पर अलग अलग एग्जाम के लिए आपको बैच प्रोवाइड कराए जाएंगे। नेक्स्ट, इसमें आपको लाइव क्लासेस रहेंगी, बेनिफिट ये रहेगा। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम के लिए डिफरेंट कोर्सेस आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, डाउट सेशन आपके लाइव रहेंगे, इंटरेक्शन, पोल, कमेंट और क्विज के माध्यम से होगा। एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यहाँ पर जिस एजुकेशन से आप पढ़ना चाहते हो तो उसे अनलिमिटेड जो है वो एक्सेस कर सकते हो। वीडियो PDF नोट्स आपको रिवीजन करने के लिए प्रोवाइड कराएंगे। अभी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चल रहा है, तो इससे आप अभी बात की जाए तो लेते हो तो इसमें आपको एक मेंटर प्रोवाइड कराया जाएगा, जो कि आपको प्री बुक स्लॉट रहेगा, और इसमें ऑडियो कॉल के माध्यम से आप अपनी डाउट, एग्जाम से कोई भी रिलेटेड स्ट्रेटजी है, डिस्कशन है, वो करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर पाओगे। और आपको यहाँ पर पूरा गाइडलाइंस जो है प्रोवाइड कराई जाएगी जिस लैंग्वेज में आप प्रेफर करते हो। प्रीलिम फ्री मॉक टेस्ट होते हैं एवरी मंडे टू सैटरडे, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। 11 बजे जो है रहता है, ये 11 AM मंडे टू फ्राइडे तक। ये भी मॉक टेस्ट 9 बजे रहता है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर पाओगे। 19 फरवरी से अभी जैसे स्टार्ट होने वाला हो गया है, और यह आपको 60 डेज का बैच रहेगा, हिंदी मीडियम के रहेगा। यह जो है वो एजुकेटर रहेंगे जो आपको MPPSC के लिए तैयारी कराएंगे। MPPSC प्री फाउंडेशन 2 साल, अगर आप कॉलेज में हो और आपका प्लान है कि आने वाले 2 सालों में अच्छे से प्रिपरेशन करूँ, तो इसे आप ज्वाइन कर पाओगे। 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पर बेहतरीन आपको जो है कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। इंग्लिश मीडियम के लिए 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो इसे भी आप ज्वाइन कर पाओगे। आपको करना क्या है, अनअकैडमी का प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है ऐप, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ के अलग अलग कोर्सों के अलग अलग प्राइस हैं यहाँ पर। लेकिन आपको इतना पे नहीं करना है, आपको GE10 आप कोड यूज करोगे तो सीधा सीधा आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और यहाँ पर आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। ओके, अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नाग पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, जानावा पहाड़ी, या बात की जाए वो गुंतक पहाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा जाना पाव पहाड़ी। आप सभी को पता होगा जाना पाव पहाड़ी ये कहाँ पर देखने को मिलती है? मालवा के पठार में, मालवा के पठार में देखने को मिलती है। और यह मालवा के पठार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, मालवा के पठार की। पहली कौन सी है? फर्स्ट की बात की जाए तो सिगार है। सिगार मालवा के पठार की सबसे ऊंची जो है वो सिगार चोटी है।
तो ये भी कई बार पूछ ले जाते, याद रखना है। मालवा की गंगा आपसे पूछ लिया है तो शिप्रा नदी को कहा जाता है, जो कि काकरी बरडी से निकलती है। काकरी बरडी इंदौर से निकलती है, और यहीं पर आपको जो है वो कुंभ का मेला देखने को मिलता है, कुंभ का मेला जो कि उज्जैन में लगता है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, और यह किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी की अगर हम बात करें तो यह यमुना की सहायक नदी है। इटावा के पास जो है यमुना नदी में मिल जाती है, और यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है। 965 इसकी किलोमीटर लंबाई है चंबल की। चंबल नदी की जो लेंथ है 965 किलोमीटर है, और यह है मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, राजस्थान की सीमा बनाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। जैसे अरावली पर्वत है, तो अरावली पर्वत भी जो है वो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, तो इनकी सीमा बनाती है। इसी तरीके से चंबल नदी भी आपको देखने को मिलता है। चंबल नदी ज़्यादातर मृदा अपरदन देखने को मिलता है बहुत सारी, क्योंकि यह जो है वो तेज बहाव के कारण जो मुरैना भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है वहाँ पर मृदा अपरदन देखने को मिलता है, और वहाँ पर आपको गड्ढे जो बहुत सारे देखने को मिलते हैं। जो बागिया हैं वहाँ के बागी जिसे बोलते हैं, वो रहने का जो है यहाँ पर स्थान देखने को मिल जाता है। चंद्रमावती के नाम से जाना जाता है चंबल नदी को, काफी इंपोर्टेंट नदी है। चंबल नदी पर आपको 3 बांध देखने को मिलते हैं, गांधी सागर बांध, राणा सागर बांध, और बात की जाए जवाहर सागर बांध। ठीक है, ये 3 बांध हैं, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चूलिया जलप्रपात भी आपको जो है चंबल नदी पर ही देखने को मिलता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट नदी है जो कि मध्य प्रदेश की जो है वो उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश की चंबल नदी किस ओर बहती है, तो मालवा इंदौर से निकलते हुए उत्तर की तरफ जाती है, और फिर जो है वो नर्मदा नदी में मिल जाती है, तो उत्तर पूर्व की तरफ देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट, कपास के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम पाई जाती है? लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, या काली मिट्टी? इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है वो कपास के लिए काफी इंपोर्टेंट है, और मध्य प्रदेश में बात की जाए तो काली मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, सबसे अधिक पाई जाती है। सबसे अधिक कैसे आप याद रखोगे? जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार तो पूरी तरह जो है वो काली मिट्टी है। काली, साधारण काली, गहरी काली, शीतली काली, तो ये जो है वो 3 भागों में बांटी जाती है काली मिट्टी। तो काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल धारण क्षमता आपको देखने को मिलेगी काली मिट्टी की सबसे अधिक, और यह मालवा के पठार में जो है मोस्टली पाई जाती है। कपास के लिए काफी इंपॉर्टेंट नदी मिट्टी है। नेक्स्ट, सांची के स्तूप को रेलिंग का निर्माण जो है वो किसने करवाया था? सांची के स्तूप है, सांची के स्तूप तो आपने देखे होंगे, अगर आप सांची गए होंगे तो ये सांची का मान लो स्तूप है। ठीक है, ये बना दिया मैंने स्तूप है। इसके बाहर जो है वो एक रेलिंग बनाई गई है दरअसल, और द्वार भी बनाया गया है। आपने जो नोट है उस पर देखा होगा सांची के स्तूप। तो जो रेलिंग है और जो द्वार है वो किसके द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया गया था, ये कई बार पूछ लिया जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, इसका निर्माण जो है वो ईंट से हुआ है। जो सांची के स्तूप है, ईंट का निर्माण इसमें लगाया गया है, पत्थर नहीं है, ईंट है। ठीक है, और ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची के स्तूप, बौद्ध। अब इसमें रेलिंग सम्राट अशोक, पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुप्त, या क्षत्रपन नहपान? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो शुंग वंश का संस्थापक जो है पुष्यमित्र शुंग था। इन्हीं के द्वारा जो है वो इसका रेलिंग का निर्माण और जो द्वार है उसका निर्माण करवाया गया था। सांची के स्तूप आपसे पूछ ले जाए कि सांची के स्तूप ये किस जिले में है, तो पहली बात तो रायसेन में है। ठीक है, निर्माण करता कौन है? निर्माण करता सम्राट अशोक, सम्राट अशोक। लेकिन आपसे पूछा जाए कि जो रेलिंग है तो वो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। इनको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, जिसका यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लिया जाता है तो फ्रांस पेरिस में, फ्रांस पेरिस में जो है वो इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। अभी देखा जाए तो आपको भारत में कितनी जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40 है, जिसमें नई जो है वो धौलावीरा है। धौलावीरा जो कि कहाँ पर देखने को मिलती है? गुजरात में देखने को मिलती है। तो सबसे नवीनतम जो साइट है यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था।
तो ये भी आपसे पूछा जाएगा, याद रखना है। और मध्य प्रदेश में आपको खजुराहो हो गए, सांची के स्तूप हो गए, भीमबेटका हो गए। तो ये 3 साइट हैं जो कि यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल की गई थी। खजुराहो के मंदिर आपको 1986, सांची 1989, भीमबेटका 2003। सांची के स्तूप और जो भीमबेटका है ये दोनों ही रायसेन में है, और खजुराहो जो है वो छतरपुर जिले में। तो इनसे भी छतरपुर जिले में है। खजुराहो का आपको चंदेल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। सांची के स्तूप आपको सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि मौर्यवंश से संबंधित है। ठीक है। और बात की जाए जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर गुफाओं का निर्माण करवाया गया था, और इसका जो खोज की गई थी 1957 से 58 के बीच में, जो है वो श्री वाकड़कर के द्वारा जो है वो उसका खोज की गई थी। जो कि यहाँ पर जो आदि मानव है, मानव जो थे वहां पर पहले जो निवास करते थे, वहां पर जो चित्र बनाए गए थे, तो शैल चित्रों के लिए काफी विख्यात है। ठीक है। और वहीं पर जो भीमबेटका है, वहीं पर आपको जो डिकिंसोनिया नाम के जीवाश्म पाए गए थे, तो ये भी भीमबेटका में ही पाए गए थे, जो कि विंध्यशील के तल पर देखने को मिलती है। तो ये कई बार जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आने वाले एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जहाँ पर जितने भी मैं आपको यहाँ पर फैक्ट बता रहा हूँ, वो आपको याद करते हुए चलना है। यहाँ पर मैं कोई भी ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट ना हो। ओके। तो ये निर्माण हो गए, निर्माणकर्ता, और ये रेलिंग, रेलिंग। और बात की जाए द्वार, तो ये दोनों जो है वो इनके फर्क है। आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एरकंड लेक कहाँ से मिला है? त्रिपुरा, मांडू, चेदी या एरन? तो एरकंड लेक जो है वो, यह आपको बात की जाए तो एरन से मिले हैं। एरन आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं? एरन के अभिलेख ये आपको देखने को मिलेंगे सागर जिले में, जो कि प्रथम सती प्रथा के यहाँ पर देखने को मिले हैं। सती प्रथा के, सती प्रथा के जो है वो स्रोत देखने को मिले हैं यहीं से। ठीक है। तो ये सागर जिले में देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको विष्णु भगवान की मूर्ति भी देखने को मिलती है, जो कि सती प्रथा के लिए जाने जाते हैं। तो एरन के अभिलेख हो गए, एरन जगह हो गई, तो ये सागर में देखने को मिलती है। सागर के में बात करें तो यहाँ पर नौरा देही, नौरा देही अभ्यारण्य है, जो कि एमपी का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है। सबसे छोटा राला मंडल है, जो कि इंदौर में है। सागर में आपको पहली यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, जो कि डॉक्टर हरी सिंह गौर के नाम पर है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, हरी सिंह गौर। और आपको सागर को स्विट्जरलैंड किसके द्वारा कहा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो सागर को स्विट्जरलैंड कहा गया था। स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। ओके। तो वो इतना आपको याद रखना है सागर के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उदयगिरी की गुफाओं से किसके शासनकाल व अभिलेख प्राप्त होते हैं? वसुदेव प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य या बात की जाए दिग्विजय? तो जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये आपको सबसे पहले तो कहाँ पे देखने को मिलती है? विदिशा जिले में देखने को मिलती है। और ये कौन से काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से संबंधित, गुप्त काल से संबंधित है। और इस पर जो शासन काल या अभिलेख जो देखने को मिलते हैं, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के देखने को मिलते हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं, यहाँ पर जो विष्णु भगवान के 12 अवतार की मूर्ति भी देखने को मिलती है। विष्णु भगवान के 12 अवतार की मूर्ति, अवतार। तो ये इम्पोर्टेंट है। उदयगिरी की गुफाएं वैसे 1 से 20 तक थी, अब खंडित हो चुकी हैं। जो शुरुआत में थी वो 1 से, नंबर 1 से लेकर 20 तक जो है यहाँ पर गुफाएं थी उदयगिरी। विदिशा के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पर काफी जो सम्राट अशोक हैं, विदिशा के जो है वो यहाँ पर रहे थे। और इसको वेशनगर के नाम से जाना जाता है, वेशनगर, भिलसा। ठीक है। और विदिशा में आपको क्या चीज देखने को मिलती है? विदिशा में एक व्यक्ति है, कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में नोबेल प्राइज, मध्य प्रदेश के पहले व्यक्ति है नोबेल प्राइज विनर, तो कैलाश सत्यार्थी हैं, जो कि इनके द्वारा जो है वो बचपन बचाओ आंदोलन
शुरू किया गया था और इसी के लिए जो है इन्हें पीस के लिए, शांति के लिए जो है वो नोबेल प्राइज मिला था 2014। तो किला सत्यार्थी, पेशनगर, भेलसा, उदयगिरी की गुफाएं, हलाली डैम भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। हलाली डैम या बांध जो कि हलाली नदी पर है, तो ये भी याद रखना है आपको विदिशा के बारे। चलिए अगला, मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने अधिकार प्राप्त कर लिया था? मध्य प्रदेश में हिस्ट्री से क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि जो मराठा के बाद मध्य प्रदेश में किसकी मृत्यु के बाद मराठाओं ने जो है अधिकार किया था? अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन या औरंगजेब ने? तो मराठाओं के जो है वो बात जो है वो आपको औरंगजेब, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है मराठाओं ने यहाँ पर अधिकार किया था। तो याद रखना है, मुगल वंश से संबंधित था औरंगजेब और मराठाओं ने जो है वो फिर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है यहाँ पर रेलो गीत, ये मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा गाया जाता है? भील एवं कुर्की, गोंड एवं बैगा, कोल एवं कनिका, सहरिया है बेटी? तो भील एवं कुर्की के द्वारा रेलो गीत गाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा एक ऑप्शन। मारिया भी आपको देखने को मिल सकती है, मारिया, ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, मारिया भी देखने को मिल जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील, भील। और भारत की पूछ ले जाए तो गौंड है, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी, भारत की जनजाति जो है वो गौंड है और मध्य प्रदेश में भील है। भील जो है वो आपको जो पश्चिमी जिले हैं जैसे झाबुआ हो गया, अलीराजपुर हो गया, ठीक है, बिहार हो गया, तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है भील जनजाति। तो इम्पोर्टेंट है, भील हो गई, फिर उसके बाद गौंड जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की जो है वो सबसे बड़ी जनजाति जो है वो गौंड। नेक्स्ट यहाँ पर मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में या विदिशा में? तो वित्त निगम मध्य प्रदेश की मुंबई किसे कहा जाता है? और मध्य प्रदेश की मुंबई, तो ये आपको इंदौर को कहा जाता है, मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं मंदिर। तो ये इंदौर जो है वो यहाँ पर वित्त निगम की मुख्यालय देखने को मिलेगा आपको। इंदौर से काफी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि नौवां सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा शहर है। सबसे ज्यादा जनसंख्या आपको यहीं पर देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा जनसंख्या ये इंदौर जिले में देखने को मिलेगी, ठीक है। और इंदौर में आपको होलकर स्टेडियम हो गया, अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, देवी अहिल्याबाई, आईआईएम, आईआईएम एंड आईआईटी, ये आपको एकमात्र शहर है जहाँ पर दोनों ही जो है वो संस्थाएं देखने को मिलती हैं, जो कि इंदौर में। तो आईआईटी और आईआईएम दोनों ही जो है वो आपको इंदौर में देखने को मिलते हैं। अबे खेल स्टेडियम हो गया, ये भी आपको बड़े गणेश चित्रोद। और आपको ये याद रखना है लाल बाग पैलेस, लाल बाग पैलेस, ये आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और ये नदी कौन सी है इसके किनारे? खान नदी, खान नदी के किनारे जो है वो लाल बाग पैलेस है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है दरअसल, तो याद रखना है इंदौर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कजलीगढ़ का किला ये किस जिले में स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो कजलीगढ़ का किला आपको इंदौर में ही देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, इंदौर, कजलीगढ़ का किला। इंपॉर्टेंट। एमपीपीएससी बोर्ड भी आपको, एमपीपीएससी बोर्ड का ये आप बात कीजिए हेडक्वार्टर, ये इंदौर में ही देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, रानी दुर्गावती की समाधि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? ग्वालियर, भोपाल, शिवपुरी या जबलपुर? रानी दुर्गावती की समाधि आपको देखने को मिलेगी जबलपुर में। जबलपुर में आपको, जबलपुर, रानी दुर्गावती की समाधि भी आपको वहीं पर देखने को मिलेगी, समाधि। और संग्रहालय, संग्रहालय भी रानी दुर्गावती का यहीं पर देखने को मिलेगा। मदन महल भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, मदन महल, जो कि मदन के द्वारा, राजा मदन के द्वारा ही बनवाया गया था। जबलपुर में आपको हाईकोर्ट की मुख्य पीठ देखने को मिलेगी, ठीक है। और आपको भेड़ाघाट,
भेड़ा घाट, ये जबलपुर से थोड़ी दूर है, जो कि नर्मदा नदी पर जो है वो भेड़ा घाट है। यहाँ पर जबलपुर में एक चीज है, जियो पार्क जो है वो बनाया जा रहा है, जो कि लम्हेटा, लम्हेटा जगह है जबलपुर में, लम्हेटा हिल कहा जाए, ठीक है, लम्हेटा हिल, ठीक है, हिल। तो ये आपको लम्हेटा हिल जो है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, जबलपुर में, जहाँ पर जियो पार्क बनाया जा रहा है, भारत का पहला। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से। सांस्कृतिक राजधानी, न्यायिक राजधानी, ये जबलपुर को कहा जाता है। साक्षरता दर सबसे अधिक है यहाँ पर, साक्षरता दर 81% है, 81% आपको याद रखना है, 81.1% है, तो 81% आपको याद रखिए। जबलपुर में जितने भी इंपॉर्टेंट है याद रखना है इन सबको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप, काल भैरव, वैनगंगा, ओमकारेश्वर, नौरादेवी। तो आप सभी को पता होगा नदी जो है वो ओमकारेश्वर है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है, ये कहाँ पर है? खंडवा में। ये किस नदी के द्वारा? नर्मदा नदी के, ठीक है। खंडवा में है ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है ये एक तरीके से, जैसे कि महाकाल की नगरी उज्जैन में है एक ओमकारेश्वर में। यहाँ पर कहा जाता है तो 33 करोड़ देवता जो है वो यहाँ पर निवास करते हैं। यहाँ पर जो पहाड़ है उसकी आकृति जो है वो ओम की तरह है, तो ओमकारेश्वर जो है नाम पड़ा है, बिल्कुल नर्मदा नदी जो है वो इसके बगल से ही निकलती है। ओमकारेश्वर बांध हो गया, इंदिरा सागर बांध हो गया, इसी को कहा जाता है। तो ये आपको नर्मदा नदी पर ही देखने को मिलेगा, जो कि खंडवा में है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना है इन सबको, ओमकारेश्वर नदी द्वीप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल मांडू को किस नाम से जाना जाता है? दसपुर, मांडवगढ़, सादियाबाद, या बात की जाए इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। देखिए दसपुर आपको पता हो तो जो मंदसौर है उसको कहा जाता है, और सादियाबाद जो है ये मांडू को कहा जाता है। सादियाबाद जो है वो मांडू जिले को कहा जाता है। मांडू जो है वो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? धार में देखने को मिलेगी, धार। तो धार जिला में, ठीक है, धार जिला में। यहाँ पर मांडू जगह है, मांडू से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात तो आनंद की नगरी कहा जाता है इसको, मांडू को, ठीक है, मांडू को कहा जाता है आनंद की नगरी। और बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगी असरफी महल हो गया, जहाज महल, जहाज महल, रानी रूपमती महल, रानी रूपमती महल, जहाज में हिंडोला महल, हिंडोला महल, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो काफी चीजें हैं मांडू में जो कि फेमस है, इम्पोर्टेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? मध्य प्रदेश में दोनों मानसून से किस जिले में वर्षा होती है? नर्मदा घाटी, मालवा का पठार, विंध्य प्रदेश, या उपरोक्त सभी। तो ये आपको विंध्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी ऑप्शन। विंध्य क्षेत्र आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? अगर मैं रफली डायग्राम जो है मध्य प्रदेश का ये टर्न करता हूँ, तो ये हमारा जो है वो सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, ये नर्मदा सोन घाटी होता है, नर्मदा सोन घाटी, ये सतपुड़ा हो गया। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये विंध्य है। इसके बाद जो है ये मालवा का पठार हो जाता है, यहाँ पर अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली, ठीक है। यहाँ पर भांडेर, कैमू वगैरह, ये रीवा पन्ना हो गया, मध्य भारत हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया, तो ये सब है। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों तरफ से मानसून, एक तो इधर से भी उधर से भी आते हैं जब, तो दोनों ही मानसून से वर्षा होती है। सबसे ज्यादा वर्षा आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? सबसे ज्यादा वर्षा आपको पचमढ़ी में देखने को मिलती है, जो कि आपको सतपुड़ा वाला क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगी। और पचमढ़ी, सबसे कम वर्षा आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भिंड में, भिंड में देखने को मिलेगी, गोहद में, गोहद में देखने को मिलती है।
तो ये आपको याद रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको गर्मी पूछी जाए तो जो पिछला डेटा है उसमें गंध वाष्पता है, तो ये तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे कम वर्षा, सबसे अधिक वर्षा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्न में से किस नगर में प्रदेश का पहला किसान विश्वविद्यालय खोला गया? जबलपुर, शिवपुरी, नरसिंहपुर या रतलाम? तो पहला किसान विश्वविद्यालय जो है विद्यालय आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया उज्जैन, रतलाम, भोपाल या इंदौर? तो ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना भोपाल। भोपाल के बारे में एक बार जान लेते हैं। भोपाल में राजा भोज की नगरी के नाम से जाना जाता है, राजा भोज की नगरी, जो कि परमार वंश के राजा थे, परमार वंश के राजा। ठीक है, यहाँ पर बड़ा तालाब, छोटा तालाब ये देखने को मिलते हैं, जो कि राजा भोज के द्वारा बनवाया गया था। तो ये मानव द्वारा निर्मित है, सबसे बड़ी बात है मानव द्वारा निर्मित है। यहाँ पर आपको ऐशबाग स्टेडियम देखने को मिलेगा, वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, वन विहार नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, यहाँ पर राजा भोज की नगरी, ऐशबाग स्टेडियम। तो ये सब आपको याद रखना है। वन विहार जो नेशनल पार्क, इसको आईएसओ प्रमाण पत्र दिया गया है, मध्य प्रदेश का एकमात्र जो कि नेशनल पार्क है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना ये किस लिए चलाई थी? गरीब कल्याण लोगों के लिए, शहरी गरीब कल्याण, गरीब लोगों के लिए, अनाथ बालकों के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो ये शहरी गरीब लोगों के लिए जो है वो चलाई गई थी राम रोटी योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की गई? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या गुजरात? तो ये मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना अभी हाल ही में जो है शुरू की गई। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर, भीलों का प्रमुख नृत्य पूछा गया है, परधोनी, कर्मा, भगोरिया या बात की जाए दशहरा? तो भीलों का नृत्य जो है वो भगोरिया है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, भगोरिया। ओके, भगोरिया जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, मध्य प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र पूछा गया है, 38.24 वर्ग किलोमीटर, 309.24 वर्ग किलोमीटर, 308.24 वर्ग किलोमीटर या 348.424 वर्ग किलोमीटर? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, 308.24 वर्ग किलोमीटर जो है वो 3,08,252 करके आप याद रख सकते हो, 240। तो आप शुरू के डेटा याद रखिए, मतलब इतना याद रखिए, तो यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो भौगोलिक क्षेत्र है इतना है। पूरे भौगोलिक क्षेत्र का जो है वो 9.3 के करीबन जो है वो मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है भौगोलिक के हिसाब से, भौगोलिक के हिसाब से। ठीक है, पहला कौन से है? राजस्थान है, राजस्थान। दूसरा मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये थे आज के प्रश्न दोस्तों। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।